लद्दाख और लद्दाख का लेह अपने आप में कुदरती मनाजिर से भरपूर, बौद्ध और मुस्लिम इलाका अपनी अद्भुत संस्कृति, स्वर्णिम इतिहास और शांति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। लाखों की संख्या में टूरिस्ट खूबसूरत मठों, स्तूपों और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए हर साल यहाँ का रुख करते हैं। आपने दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों के बारे में सुना होगा कि वो आए दिन समस्याओं से दो चार हो रहे होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सपने में भी सोचा है कि वे पहाड़ी इलाके जहां हम शहरों की गहमा गहमी से दूर छुट्टियां मनाने की गरज से चले जाते हैं, वो भी बेहिसाब समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसा ही एक शहर है लेह, जो जूझ रहा है तरक्की की चाह में अनियोजित विकास से। समीना की रिपोर्ट में आज खास मुद्दा यही है। लद्दाख जिसे देखने सैकड़ों सैलानी आते रहे हैं, सैलानी आए तो रोजगार बढ़ा, तो स्थानीय लोगों के लिए भी तरक्की के रास्ते खुले, और ये रास्ते कुछ यूं बढ़े कि इस इलाके पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा। आबादी बढ़ी तो सुविधाओं का उस लिहाज से बढ़ना जरूरी था। क्या वो सुविधाएं बढ़ी? आइए जानते हैं। आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हम लद्दाख देख रहे हैं, लेह देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसी चीजें हम लोगों की आंखों के पास से गुजरी हैं जो कहीं ना कहीं हमारे दिल को तकलीफ भी पहुंचाती हैं। क्योंकि आप यहाँ प्लानिंग में हैं, आप लोग यहाँ की प्लानिंग देख रहे हैं। बहुत सा ऐसा इलाका है जो विकास ही नहीं हुआ है, जहाँ पर विकास की कमी दिखती है। खास तौर पे अगर मैं आपसे सिर्फ बिजली और पानी की ही बात से शुरुआत करूं, क्या वजह है कि बिजली और पानी जो है वो यहाँ सबसे ज्यादा मुतासिर है? जितने भी नाले आते थे, चाहे गांव में आते थे, जहाँ से भी आते थे, हम हर कोई जो है वहाँ से पानी पी लेते थे। इतना साफ पानी था। आज से मैं 15-20 साल पहले की बात करूँ, 10 साल पहले की बात करूँ, जब मैं छोटा था, हम यूज करते थे उसी पानी को। तो उस वक्त कोई किस्म की दिक्कत नहीं था। लोग जो चल रहे थे, पानी घूम लेवल बहुत जल रहे थे, वहाँ से पानी पीता था। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज बढ़ गए, टूरिज्म इंडस्ट्रीज बढ़ गए, लेबर बढ़ गए, लेबर्स बहुत सारे लोग बाहर से आने शुरू हो गए। और इंडियन आर्मी में कहूँगा टॉप पे, जहाँ पे हमारे ग्लेशियर्स वगैरह है, वहाँ पे वो लोग बैठे लगे, तो वहाँ पे साबुन यूज करने लगा, फिर डिटर्जेंट यूज करने लगा। इस वजह से और जितने भी जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट थे वो सारे पानी में फेंकना स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, जिसकी वजह से आपने सही फरमाया, पानी की यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की मैं कहूँगा काफी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन आज भी हम जिस इलाके में ठहरे थे, पूरी रात वहाँ लाइट नहीं। जी। और सर्दी का मौसम यहाँ पर हमेशा, और जब और ज्यादा सर्दी होती होगी तब यहाँ हालात क्या होते हैं? मैं ये बताऊंगा आपको, इसलिए सफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि टूरिज्म जो है, इंडस्ट्री जो है बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। इसका मतलब है बहुत हम इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है। बहुत सारे बिल्डिंग बनेंगे, होटल्स बनेंगे, गेस्ट हाउस बनेंगे। तो अब क्या होगा कि ये लेह जो है वो एक विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है, जहाँ का आज की डेट में जहाँ का टेम्परेचर जो है वो -30 तक पहुँच जाता है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उतना हमारे पास फ्यूल तो है नहीं, तो उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे। हर कोई अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो गेस्ट हाउसेस हो, जो हमारे जो होटल्स हो, उसमें सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाए, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अभी भी हमें फिर पावर जनरेशन और भी हमें मतलब देखने की जरूरत है। लेकिन इन 15 सालों की अगर हम बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि इन 15 सालों में काउंसिल ने वो सारा काम किया जो उसे करना चाहिए? आदमी को सिर्फ प्लानिंग से ही काम नहीं चलता है। आदमी को जो है, हमें जो प्लानर हो, प्लानर के लिए पैसे की जरूरत पड़ता है। अब मैं ये बताऊं कि हमारा जो है आमतौर पर जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 रीजन के नाम से आप जाने जाते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स अगर मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट की तरह हमारे इस लद्दाख को जो कंसिडर किया जाता है, मतलब वहाँ की किसी डिस्ट्रिक्ट को अगर 70-80 करोड़ रुपए मिलता हो तो उतने लद्दाख को ही मिलता है। तो उसमें हम उतना सारा डेवलप हम नहीं कर पाते हैं, आपको मैं सही बता।
ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने लद्दाख के सकारात्मक विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट लद्दाख 2025 अ रोड मैप फॉर प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी 2005 में तैयार किया। इस विजन का मुख्य उद्देश्य बदलते समय में लद्दाख के विकास के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करना था, सामाजिक, सांस्कृतिक और संसाधनों को संरक्षण प्रदान करना था। इस विजन को 4 मुख्य बिंदुओं में विभाजित किया गया: पारंपरिक अर्थव्यवस्था, नई अर्थव्यवस्था, भौतिक ढांचा, सामाजिक ढांचा। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि 2025 जो विजन था, जिसमें लद्दाख के विकास की बात थी, उसके आधारभूत ढांचे में परिवर्तन की बात थी। अगर हम आज 2012 की बात करते हैं तो आप उसका कितना हिस्सा अब तक कवर कर चुके हैं और कितना डेवलपमेंट हो चुका है? देखिए, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बना था 1995 में। इसको बनाने का एक मुख्य उद्देश्य यहाँ का जो विकास हो वो यहाँ के हालात के हिसाब से, यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस, टोपोग्राफिकल कंडीशंस एंड एस्पायरेशंस एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द पीपल ऑफ लेह होना था। उसके हिसाब से 2004-05 में हमने एक लद्दाख विजन डॉक्यूमेंट बनवाया था, जिसको प्रोसेस ग्रासरूट लेवल से, गांव से लेकर ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाके लद्दाखियों ने खुद देखा था इस सपने को, देखने किस तरह संवारना है, किस तरह का एक खुशहाल लद्दाख हम लोग बनाए। उसको बनवाकर फिर हमने उसके बाद एक्सपर्ट्स को एंगेज करके स्टेट लेवल पर ले गए। स्टेट में 2 दिन का वर्कशॉप करवाया, जिसमें स्टेट के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर और सारे कमिश्नर सेक्रेटरीज ने पार्टिसिपेट किया। स्टेट को इसलिए हम लोग इसमें रखना चाहते थे क्योंकि अनलेस एंड अनटिल वी टेक द स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट विद अस, वी वोंट बी एबल टू अचीव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इंश्राइन्ड इन द विजन डॉक्यूमेंट। तो उनको लाकर उनका भी इसमें फीडबैक वगैरह साला डलवा के फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा हमने, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में 1-2 महीना पड़ा रहा। उसके बाद ही हिमसेल्फ केम विद द डॉक्यूमेंट व्हाइल लेइंग द फाउंडेशन स्टोन फॉर द आल्ची हाइड्रो प्रोजेक्ट, and he appreciated the fact that you merely being a district, you have a vision document. There are so many states in our country which even do not have a vision document. तो आपका ये बहुत बढ़िया बना है, money will not be a constraint for you. You must go ahead with it, and immediately thereon he just announced 10 crore rupees as a seed money for the vision document. You know, we took that money. लेकिन वो जो आपने जो पैसा लिया, क्या वो सही मायने में विकास में लगा? ठीक है, अब एक चीज बताता हूँ। उस समय देखिए, एक सपना देखना और सपने को संवारना 2 चीज होता है ना। सपना वैसे तो सबसे पहले देखना ही बहुत बड़ा चीज है, उसको देखे बगैर तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन सपना अकेला देखने से काम नहीं चलेगा ना। देन देयर आफ्टर इट मस्ट बी फॉलोड विद रोड मैप, यू नो। अब अगला हमारा स्टेज था रोड मैप बनवाने का। हालांकि उस पैसे को हमने एजुकेशन में डाला, गलत जगह नहीं डाला, क्योंकि एजुकेशन इज वन ऑफ आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज। अब अनफॉर्चुनेटली देयर आफ्टर वी वर आउट ऑफ पावर। आई बिलोंग टू द कांग्रेस पार्टी, यू नो दैट। फॉर 5 years वी वर आउट ऑफ इट। We had framed it, we had envisioned it, we had just started with it, and 5 years, I feel sorry that nothing much progressed on this front. The paper was just gathering dust. Nothing had happened on this. Now last year we were again back to the power. Now we are building a road map. लेह लद्दाख कहीं न कहीं अनप्लान डेवलपमेंट का शिकार है। वो जो विकास की बात थी, वो जो विकास का एक मैप था, वहाँ कहीं ना कहीं उस तरह से काम नहीं हो पा रहा है जिस तरह से होना चाहिए था, या जिस तरह से 2025 में बात की गई। जी देखिए, विजन डॉक्यूमेंट में जो बात की हर एक चीज लेवल पर है। आपका हमारा एजुकेशन का हो, एग्रीकल्चर का हो, आपका एनिमल हस्बेंड्री, टूरिज्म, एनवायरनमेंट, सब कुछ का है उसमें। आर्ट्स एंड कल्चर सब कुछ कहा जाता है उसमें, सारा कुछ दिया गया हो। अब उसके हिसाब से कैसे चलना है, उसको फंडिंग कैसे देना है, उसका साल ब साल किस तरह आगे बढ़वाने का। मैंने जैसे आपको कहा, बीच में 5 साल हम लोग थे नहीं, तो वी वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब हमने प्लान में वो डाला है। सबसे पहले तो अकेला लिप सर्विस से तो बाद नहीं चलता है जब तक आप उसके लिए पैसे का प्रोविजन ना रखें। अभी आप कौन से एरिया पे कंसंट्रेट कर रहे हैं? अभी एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में। देखिए, लद्दाख का इकोनॉमी है, जब तक यहाँ पर सेल्फ रिलायंसी ना लाया जाए। हिस्ट्री में लद्दाख एक सेल्फ सस्टेनिंग सोसाइटी रहा। अब मुझे लगता है प्लान नहीं किया गया, तो अब फ्यूचर में आने वाले सालों में भूख से मरने वाला है, क्योंकि खुल गया, डिपेंडेंट हो रहा है लोग।
इजी पैसे को देख रहा है। तो यहाँ के सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को रखने के लिए हमने प्लान कर रखा है। देखिए एवेन्यूज जिनकी हम बात करते हैं, सुविधाएं जिनकी बात करते हैं, उन सुविधाओं के अभाव को काउंसिल किस तरह से संबोधित कर रहा है? सबसे पहले तो देखिए काउंसिल को एनुअल एलोकेशन प्लान के लिए मिलता है 60-65 करोड़। 65 करोड़, इतने बड़े एरिया को आपने डेवलप करना है 60-65 करोड़ में। आपका सियाचिन में दिन का 5-10 करोड़ खर्चा हो जाता है। देखिए ना, एक डिस्ट्रिक्ट को एक साल के लिए 65 करोड़ देता है। 65 करोड़ में आपको लगे कि सारा एकदम ठीक हो जाएगा, उतनी नहीं होगा। इसलिए हम लोग जो निर्भरता स्टेट और सेंटर के है उसके ऊपर से उठ के अपना इतना रेवेन्यू जनरेट करने की सोच रहे हैं आगे आने वाले सालों में, ताकि हमें कटोरी लेके हर जगह घूमने ना पड़े। We don't want to be turned into parasites. अभी यहाँ PDS आता है, सस्ते में मिल जाता है, which I feel personally that has broken the backbone of Ladakh's economy. आपको नहीं लगता कि आपके जो दूर दराज के इलाके हैं जिसमें चांगथांग हुआ, जहाँ पर एक अच्छा पश्मीना होता है, तो वहाँ पर से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तो इससे उस इलाके में कहीं ना कहीं विकास की कमी है, जिसकी वजह से वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं। विकास की कमी है। बॉर्डर पर बैठे हुए लोग जब हम टूर पर जाते हैं, वो लोग कैसे हैं? उस साइड में चाइना ने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लोगों को बहुत चीज दिया हुआ है। हमें क्या मिला है? सही है, उनका कहना दिया हुआ हमें मालूम है, तभी ये वहां से माइग्रेशन भी हो रहा है। उसको रोकवाने के लिए अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 65 करोड़ में ये सारा काउंसिल करे? नहीं होगा। देश को जागना होगा, स्टेट को जागना होगा, हमें पैसा ज्यादा देना होगा। हमने प्रोजेक्ट बनवाया है, उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, तभी होगा। लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ का आम आदमी समस्याओं से दो चार है और ये भी जानता है कि जो विकास है वो दिशाहीन है। पिछले 2-3 साल में यहाँ पे लगभग 1,70,000 के करीब डोमेस्टिक टूरिस्ट आए इस 2-3 सालों में, मगर इन सब के लिए कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई। जैसे कि यहाँ पे कोई प्रॉपर सिवेज सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉपर पार्किंग सिस्टम नहीं है, जो बाजार के जो रास्ते हैं वो काफ़ी नैरो सड़कें हैं और इंक्रोचमेंट काफ़ी हुआ है। तो यहाँ का एक पूरा एक ग्रीन बेल्ट एरिया हुआ करता था, वो ग्रीन बेल्ट एरिया भी अभी पूरा ग्रीन नहीं रहा है। वहाँ पे लोगों ने कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस जैसे होटल्स, गेस्ट हाउसेस और रेजिडेंशियल्स घर बनाने वहाँ शुरू किए, और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे रोड प्रॉपर होना चाहिए था वहाँ पे रोड नहीं रखा गया। जहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंस के लिए कुछ टॉयलेट्स बनाने का जहाँ प्रपोजल था, उन चीज़ों को भी नज़रअंदाज किया गया। तो अभी ले एक क्या बोलता हूँ मैं, अभी इतना इसका आने वाले 10-15 सालों में अगर कोई प्लानिंग नहीं की गई तो ले पूरा एक गार्बेज का एक डंपिंग ग्राउंड जैसा बनने का यहाँ पे हमें ऐसा लगता है। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होते हैं हम बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते कि किस तरह के घर इस इलाके के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन अब यहाँ भी कंक्रीट का जंगल देखते ही बनता है। एक चक्कर काटें, आपको जो लेक का नक्शा देखेंगे तो इतना हिफाजत तरीके से, अनप्लान तरीके से ग्रोथ हो रहा है। हम लेक बढ़ता हुआ सिटी है, डेवलपिंग सिटी है, तो हम उसको रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन एक प्लान तरीके से का डेवलपमेंट होना ज़रूरी था। हमारे यहाँ पर एक मास्टर प्लान भी तैयार हुआ था लेक को कैसे डेवलप किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किन्हीं कारण की वजह से वो शायद इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अब बाज़ार में जाएंगे या किसी कॉलोनी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टॉयलेट्स का दिक्कत है, तो मतलब गंदगी वगैरह बाज़ार में हर जगह थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई कुछ नहीं हो रहा है। कहते हैं जब रोजगार बढ़ता है तो उससे संबंधित व्यवसाय भी वहाँ पैर जमाने लगते हैं और उससे जुड़े लोग वहाँ पहुँचने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इस इलाके के साथ भी।
और जो प्रॉब्लम्स हम यहाँ फेस कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट प्रॉब्लम तो हमारी है बिजली की और पानी की और पार्किंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो पार्किंग यहाँ बंद कर दिया है उससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। बिजली ऐसा है ना, इन्होंने मीटर तो लगा दिए हैं यहाँ पर, तो प्रॉपर बिजली नहीं आती है, फीस पूरे लेते हैं। कराइनेसी सोनागरी खंगोसरको खासा दुगियाले जी निस्पा इजुक्सिरु गोरमेन ngan customer ni ka fungokan ni pya minutes ni pe mi si pe gre ka borsu ko sa खासा नु customer yukan na khorang na time ni du cha sa time ka khogari ka parking borse samla parking ठीक हो parking cha से parking गे में हां ता छूता तो ता से ते मसाते parking आने जे त्या ना निया मन गरी भरिस कर parking गे में मजा ना हाथी भी सोना ना ना सुले ता मन निया कलर बनो यो नि खाले ते पे खास कर पुलिस में मत ता म बचन जान मैंने मुझे नहीं समझ चुका मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ निर्माण सामग्री ही जिम्मेदार रही। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं न कहीं योजना और उसके क्रियान्वयन में सही तालमेल का न बैठ पाना रहा। पिछले साल 2010 में जो यहाँ फ्लैश फ्लड हुआ था, उससे काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। जो फ्लड आए थे वहाँ पे काफ़ी जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल एरिया जो बने थे वो रेगुलेशन को वायलेट करते हुए वहाँ पे बने थे। तो बेसिकली वो जो कैचमेंट एरिया था उसी में बने थे और उसमें जो एक पानी का रास्ता था उसमें जो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए थे। देश का ठंडा रेगिस्तान कहे जाने वाले लद्दाख की खूबसूरती से आकर्षित होकर सैकड़ों की तादाद में टूरिस्ट पहुंचते हैं। लेकिन जून से सितंबर के बीच तक का वक्त यहाँ की शासन व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती होती है और इस दौरान पेश आने वाली समस्याओं में पर्यावरण को लेकर बड़ी चिंता सामने आती है। अब आज के डेट में जहाँ पे हम सब अपने आप को बड़ा समझदार या बड़ा क्या कहते हैं इंटेलिजेंट वो मानते, इस दौर में भी चाहे ये मैं अपने लोकल गवर्नेंस लेवल पे बात करें या जो स्टेट लेवल की गवर्नेंस की बात करें, मुझे नहीं लगता है कि स्टिल वी हैव सम पॉलिसीज on the part of cultural development and preservation and all this and that. बेशक हम लोग कुछ कम कर रहे हैं लेकिन that is not sufficient. पर्टिकुलरली मैं पूरे स्टेट के बारे में नहीं बता सकता हूँ। लद्दाख के जो ये क्या कहते हैं संस्कृति को लेके जो हम थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है, ये तो मेरे ख्याल से ना के ऐसा नहीं कि जो यहाँ रह रहे हैं वही इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। यहाँ आने वालों में एक बड़ी तादाद सैलानियों की भी है जो खूबसूरती के साथ साथ कुछ मुश्किलों का शिकार भी हो रहे हैं। यहाँ पे इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इतना एनवायरनमेंट पे इफेक्ट हो रहा है, जबकि लोग यहाँ पे एनवायरनमेंट ही देखने आते हैं। तो इससे एज ए यूथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा प्लानिंग हो और थोड़ा इसका नेचुरल ब्यूटी प्रिजर्व हो। बाटलियाँ वगैरह खाली बाटलियाँ फेंकी जाती है या जो खाना वगैरह खाते हैं वो वहाँ के जो प्लास्टिक पेपर्स वगैरह फेंके जाते हैं वो होने नहीं चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे एकदम हम लोगों ने क्लीनलीनेस देखा था। मेरा बच्चा खुद आके गया था एंड ही वाज सो मच हैप्पी, बट इट वाज जस्ट 5 years बिफोर और 5 years में इतना टर्न ले लिया है कि जो मेरे बच्चे ने तारीफ किया था वो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दिया। जब पर्यटन बढ़ता है तो बेशुमार लोग आते हैं, बेशुमार लोग आते हैं तो बेहिसाब गाड़ियाँ भी आती हैं। लेह में बढ़ता पर्यटन और बेहिसाब गाड़ियाँ पर्यावरण के लिए एक बड़ी चिंता बनती जा रही है। देखिए अब फ्लोटिंग पॉपुलेशन इतने ज़्यादा हो गए, टूरिज्म हो गए हैं, बाकी एम्प्लॉयज़ और लेबर वगैरह आए हैं, बहुत सारे आते हैं। इसलिए जो छोटे से वैली में कम से कम मेरे ख्याल से 40,000 जो है फ्लोटिंग पॉपुलेशन हो जाता है पीक सीजन में। तो ये देखिए अब कैरिंग कैपेसिटी का एक इशू बन जाता है, कितना आप रिसोर्सेज छोटे से थोड़े से रिसोर्सेज में वी आर कम्प्लीटली डिपेंड ग्लेशियर मेल्ट वाटर जो कि एक स्ट्रीम के द्वारा आते हैं
तो उसमें बहुत थोड़े से पानी होते हैं जिस पर छोटे से जो पॉपुलेशन वो डिपेंडेंट है। लेकिन अभी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिना अनप्लान इस तरह से चल रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से इसको डील किया जाए। पर्यटकों की बढ़ती संख्या, बेतहाशा कचरा, बेहिसाब गाड़ियां और पानी की किल्लत से जूझती एक और खूबसूरत जगह। हमने कोशिश की एक ऐसे शख्स से जो अपनी तरफ से कोशिश जरूर करता है कि उसका इलाका आने वाले वक्त में कम से कम पानी की किल्लत से दो चार ना हो। लेकिन वो कितने कामयाब हुए और उनकी इस पूरे लेह के बारे में क्या सोच है, आइए जानते हैं। ये तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ हर चीज़ के लिए एक अच्छा, जब जो भी प्लान करना है उसका अच्छा स्ट्रेटजी से होकर उसका प्लान बनना चाहिए। यहाँ सबसे पहले तो यहाँ क्योंकि इन्वायरमेंट में ये होता है, एक तो यहाँ से जितना हमारा जो पानी जो ना मैंने आपको पहले कहा कि काफ़ी ग्लेशियर वो रिसीव है, उससे हमारे पानी की बहुत किल्लत बढ़ रहे हैं। साथ ही यहाँ से आबादी बढ़ रहा है। अभी देखें कितना आउटसाइडर यहाँ लेबर और टूरिज्म और आदमी सब या जितने लोग बाहर से आते हैं, मेरे ख्याल में जितना हमारा लोकल पॉपुलेशन से उससे दुगना बाहर से लोग आते हैं। इस वजह से काफ़ी यहाँ पोल्यूशन हो रहा है। पहले तो यहाँ क्या कहूँ, एक तो कुछ वो सिवाय मच्छी और कोई बाहर से चीज़ आता नहीं था। अब तो क्या क्या नहीं आता है, प्लास्टिक बोतल। अभी देखो ना, जहाँ जिस गली में जाओ वो चीज़ से भरा हुआ मिलेगा। इतना बाहर से जो चीज़ आते हैं, जो ये खासकर ये प्लास्टिक वगैरह, तो इससे हमारा यहाँ पोल्यूशन में काफ़ी वो इफेक्ट हो रहा है। इस एक विकास में बहुत सा विकास ऐसा हो गया जो नियोजित नहीं था, अनियोजित था। मैडम देखिए, किसी कल्चर का, सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा ये होता है इंडिकेटर के स्टैंडर्ड उस कल्चर का कि उसका जो सैनिटेशन, ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल और सीवरेज का। लेकिन आप देख लीजिए कहाँ दुकान बड़े बने हैं, मगर कहीं आपको पब्लिक लेवरेटरी आपने देखा है? नहीं देखा होगा। सीवरेज जितने भी वाटर चैनल है, जो जहाँ कहीं भी लेह में, पुराने लेह में जो बहता था पानी, वाटर यूज्ड टू बी पोर्टेबल एवरीवेयर। क्योंकि उस वक्त एनवायरनमेंट की बात नहीं करते थे, दैट सेंस ऑफ दिस थिंग, सिक्स सेंस, देयर मॉरल ड्यूटी की नीचे भी कोई पानी पी रहा था वो कभी उसको पोल्यूट नहीं करेंगे, वो किसी कंटेनर में लेके बाहर धोते थे। अब जब से ये जो भी आप लोग बोलते हैं सिविलाइजेशन हो रहा है, उसके बाद तो ये जितने भी वाटर चैनल दे आर सीवरेजेस। बात ये है कि हर कोई देखता है कि किसान हो कोई हो, पहला उसका ये होता है कि इनकम कहाँ से ज्यादा है। तो खेती में तो ज्यादा इनकम है नहीं रिम्यूनरेटिव, जहाँ से पैसा जल्दी आएगा तो वो टूरिज्म में है, या आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके किराए पे दे दो या दुकान बनाए, तो उन आदमी को डिसोवेट करना बहुत मुश्किल है। 70% लोग यहाँ खेती पर निर्भर हैं। 66% लोगों को ही नल के जरिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। रोजाना 10 मेगावाट बिजली की कमी है और बिजली की कमी को पूरा करने के लिए जनरेटर सबसे बड़ा सहारा है। इस इलाके में भी निर्माण ने जोर पकड़ा और कंक्रीट के जंगल बनने शुरू हो गए। जब कंक्रीट के जंगल बने तो मौसम के मिजाज में बदलाव आया और इससे इन पहाड़ी इलाकों में तेज गर्मी भी पड़ने लगी, जिसकी वजह से हिमनदों का पिघलना शुरू हुआ और नतीजतन प्राकृतिक आपदाओं ने अपना कहर ढाया। फसल के वक्त पानी का गायब हो जाना, पहाड़ों पर लंबे समय तक बर्फ का न रह पाना और जिसकी वजह से घास का नहीं उग पाना। और जब घास नहीं उगी तो इस तरह से यहाँ रहने वाले अनेक वन्य जीव इंसानी आबादी के करीब आ गए, जैसा कि पिछले कई सालों में देखा जा रहा है। इस तेजी से बदलते मौसमी मिजाज की बड़ी वजह कहीं न कहीं अनियोजित विकास रही है। इस विकास ने टूरिस्ट को आकर्षित किया, जिससे छोटे उद्योग धंधों को पनपने का पूरा मौका नहीं मिला। निर्माण गतिविधियों के दबाव की वजह से भारी गाड़ियों की संख्या बढ़ी, डीजल और जनरेटर का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ। बेपनाह ठंड में गर्मी पानी की गरज से चलते मजदूर रबर के टायर, प्लास्टिक और पुराने कपड़े जलाने लगे। वहीं यहाँ आने वाले टूरिस्ट बोतलें और खाने के सामान की थैलियां जगह जगह फेंकते रहे। बढ़ते
बढ़ते पर्यटन की वजह से गेस्ट हाउस और होटलों की तादाद में अच्छा खासा इजाफा हुआ और इससे पानी का बेजा इस्तेमाल भी हुआ। लद्दाख का आम आदमी कुछ खुश है तो कुछ उदास, कहना चाहता है बहुत कुछ जो उसके अपने इलाके का दर्द है, खुशी है। वो यहाँ आने वाले हर शख्स को मोहब्बत से जुड़े कहता है। कब तक यूनियन टेरिटरी की चाह में लद्दाख विकास की बाट जोहता रहेगा, ये है सबसे बड़ा सवाल। अब जिम्मेदारी उन सब की जो यहाँ रहते हैं और जो यहाँ घूमने आते हैं, जो यहाँ व्यवस्था के ठेकेदार हैं, इमारतों के कलाकार हैं, इंसानियत को समर्पित हैं कि वो कुदरत का, उसके नियमों का पालन करें, उसके हिसाब से इस शहर की प्लानिंग करें ताकि इस जन्नत से खूबसूरत दुनिया को महफूज रखा जा सके। समीना की रिपोर्ट में इतना ही। लेह के हसीन नज़ारों के बीच आपसे ले रही हूँ इजाजत और कह रही हूँ जुड़े, यहाँ आइएगा जरूर, और अगर आ चुके हैं तो दोबारा जरूर आइएगा।